नमस्कार दर्शकों, आज का पहला अपडेट आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का दौरा कर चुके हैं। उसका मेन कारण ये रहा है कि एम्फन साइक्लोन जो आया था, जिसमें कलकत्ता में ही, पश्चिम बंगाल में ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति स्वाह हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का दौरा अपने आप में विशेष महत्व रखता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा दोनों ही प्रदेशों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान चक्रवात के बाद पैदा हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। यहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। 83 दिनों के बाद यह पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर गए हैं। उनका आखिरी दौरा 29 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और चित्रकूट का था। उसके बाद अब प्रधानमंत्री 83 दिन के बाद ही अब कलकत्ता के लिए यात्रा पर निकले हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन देश में जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही समस्त कार्यक्रमों में अब तक शिरकत की है, लेकिन वे दिल्ली से बाहर नहीं गए थे। लेकिन आज वो पहली बार बंगाल में अम्फान तूफान के बाद हुए प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उड़ीसा पहुंचे। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पश्चिमी बंगाल के अम्फान तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। अम्फान चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं मदद के तौर पर। इस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि नुकसान तो 1 लाख करोड़ का हुआ है, लेकिन 1,000 करोड़ से क्या होगा। अम्फान चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा भी की है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य को नुकसान लगभग 1 लाख करोड़ का हुआ है। अम्फान चक्रवात ने पश्चिमी बंगाल में 80 लोगों की अब तक जान ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे के और राहत पैकेज के साथ अब इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहत पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि नुकसान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है और पैकेज सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए का दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि पहले से ही केंद्र के ऊपर राज्य सरकार का 53,000 करोड़ रुपए बकाया है। ममता ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि सब्सिडी, सोशल स्कीम आदि के लगभग 53,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ पश्चिमी बंगाल के ही केंद्र के ऊपर बकाया है। अगर वे हमें हमारा बकाया रुपया ही दे दे तो हम बहुत तेजी से अपने क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी बंगाल में तूफान के कारण मृतकों को हुए लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा गए, जहां उन्होंने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। दर्शकों, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान में एक प्लेन जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। यह विमान हादसा कराची हवाई अड्डे के पास यात्री विमान सेवा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा जीवन की हानि हुई है। लगभग 98 लोगों की मृत्यु का समाचार अब तक मिल रहा है। और जहां यह विमान दुर्घटना हुई है वहां पर इस समय पूरा धुआं ही फैला हुआ है। पाकिस्तान में एक बड़ा जो हादसा हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक लाहौर से कराची जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का यह विमान कराची हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। A320 संख्या के इस विमान में करीब 100 यात्री मौजूद थे। इस हादसे में 90 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान में 88 यात्री और 10 क्रू के मेंबर सवार थे। खबरों के मुताबिक लाहौर से उड़ान भरने वाला PIA का एयरबस A320 कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से 1 मिनट पहले ही मलिर में मॉडल कॉलोनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इलाके में कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और काफी मकान नुकसान भी हुआ है। जैसा कि रिपोर्ट मिल रही है वहां पर पूरा धुआं ही फैल गया है पूरे इलाके में।
अफरा तफरी का माहौल है। हादसे के बाद कराची के सभी बड़े अस्पतालों में वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आपातकाल घोषित कर दिया गया है। घटनास्थल पर सुरक्षा बल, एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां और आपातकाल की सेवाएं भी मौजूद है। PIA के इस विमान PK 8303 के पायलट का नाम सज्जाद गुल है। उसमें एक को पायलट और 3 एयर होस्टेस भी थी। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वह है दिल्ली से। आज दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक संपन्न हुई सोनिया गांधी के आह्वान पर, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना से जंग में मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में शुक्रवार को विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक शुरू हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा चल रही है। बैठक में कुछ प्रदेशों में तो श्रम कानूनों के द्वारा लिए गए हालिया बदलाव को लेकर भी चर्चा रही। बैठक की शुरुआत विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात तूफान अम्फान से पीड़ित लोगों के प्रति दुख जताकर हुई। श्रीमती गांधी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था संकट में थी। नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण GST इसके प्रमुख कारण थे। आर्थिक गिरावट 2017-18 से शुरू हुई। 7 तिमाही तक अर्थव्यवस्था का लगातार गिरना सामान्य आगे बढ़ती रही। कांग्रेस अध्यक्ष ने, जैसा कि हम जानते हैं कि 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। पूरे विपक्ष ने सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। यहां तक कि जब 24 मार्च को केवल 4 घंटे के नोटिस में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, तब भी हमने इस फैसले का समर्थन किया। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री का पहला अंदाजा था कि 21 दिनों में हम लड़ाई जीत लेंगे, जो कि गलत साबित हुआ। ऐसा लगता है कि वायरस तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी वैक्सीन कोई विकसित नहीं हो जाती। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को लॉकडाउन के मानदंडों को लेकर भी सरकार निश्चित नहीं थी और न ही सरकार के पास इसे खत्म करने को, कोरोना वायरस को खत्म करने की कोई निश्चित कार्य योजना थी। कोरोना जांच और जांच किट के आयात के मोर्चे पर भी सरकार बिल्कुल फेल रही है। हालांकि यहां तक स्थिति पहुंची कि PPE किट और मास्क जैसी सामान्य बुनियादी सेवाओं के लिए भी देश में दिक्कतें पैदा होती रही। दर्शकों, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वह लखनऊ से। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बारे में एक मुकदमा गोमती नगर थाने में दर्ज करा दिया गया है और पुलिस संबंधित मामले की जांच में जुट गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आ रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आ रहा है। प्रयागराज में एक युवक की पीट कर हत्या में 31 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चौकी इंचार्ज समेत 2 लोग सस्पेंड हो चुके हैं। कोरांव के लखनपुर गांव में एक दिन पहले एक युवक की पीट कर हत्या के मामले में दूसरे दिन 11 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। उधर मामले में लापरवाही सामने आने पर निरीक्षण करने पहुंचे ADG जोन ने चौकी इंचार्ज तथा 2 लोगों को सस्पेंड करने का आदेश दिया। वहीं तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। लखनपुर गांव में करीब हफ्ता भर पहले पाल बस्ती में रहने वाले शंकर लाल पाल के घर में मारपीट के बाद आगजनी की घटना की गई थी। मामले में 7 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिनमें योगेंद्र सिंह पुत्र मुन्नीलाल भी शामिल था। बुधवार को गांव में भी ही लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। मामलों में कुल 39 लोगों पर केस दर्ज हुआ, जिसमें से 20 लोग रात में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। दर्शकों, इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वह बहुत अच्छा भारत के लिए रहने वाला है। भारत का साथ निभाने के लिए अमेरिका ने अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। अमेरिका के द्वारा सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने पर चीन तिलमिला गया है, जिसके कारण से चीन की बौखलाहट साफ नजर आ रही है और बॉर्डर पर चीन ने भारत की सेना को पेट्रोलिंग करने में लगातार बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने सीमा विवाद पर भारत का समर्थन किया है। इसके बाद से चीन की तिलमिलाहट देखने को साफ मिल रही है। उसके सैनिक हमारी सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले सैनिकों को परेशान कर रहे हैं। वे सामान्य पेट्रोलिंग प्रक्रिया को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि चीन भारतीय सैनिकों की सामान्य पेट्रोलिंग को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। चीन का यह आरोप गलत है कि हमारे सैनिक उसकी सीमा में घुस गए थे। गौरतलब है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी एलिस वेल्स ने कहा था कि चीन भारत की सीमा और दक्षिण सागर में अपनी भड़काऊ हरकतें रोक दे। चीन का यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। विदेश मंत्रालय के
एक अधिकारी अनुराग ने कहा कि भारतीय सैनिक भारत चीन सीमा में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी से पूरी तरह परिचित हैं, ईमानदारी से उसका पालन करते हैं। भारत चीन के बीच की सीमा को एलएसी कहते हैं। असल में यह चीन की साजिश है कि वह भारत की सामान्य पेट्रोलिंग को बाधित करना चाहता है ताकि भारत अशांत हो। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर भारत की सभी गतिविधियां भारत क्षेत्र के अंदर होती हैं। सेना और सरकार ने सीमाओं पर हमेशा ही बेहद जिम्मेदार रवैया अख्तियार किया है। भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका का सहयोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत को मिला है, जिसके कारण चीन परेशान है और उसकी परेशानी वाजिब है क्योंकि अब वो पूरे विश्व में अलग थलग पड़ता जा रहा है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा अपने कमेंट से हमको अवश्य ही अवगत कराएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। धन्यवाद।